हमारे देश की पार्टियां सबसे पहले आपस में लड़ती हैं, फिर मीडिया उनकी लड़ाई को पूरा दिन टीवी पर दिखाता है, फिर उनकी लड़ाई की वजह से हम लोग आपस में लड़ते हैं और अपने मुद्दों को भूल जाते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री के अकॉर्डिंग नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अपने फायदे के लिए गुजरात दंगों को होने दिया, उसे रोकने की कोशिश नहीं की। नरेंद्र मोदी ने पुलिस को अपना काम करने से रोका, जिसकी वजह से गुस्साई हिंदुओं की भीड़ ने सैकड़ों मुस्लिमों की हत्या कर दी। गुजरात दंगों के बाद यूएस ने नरेंद्र मोदी के ऊपर लाइफ टाइम के लिए बैन लगा दिया कि वो यूएस में कभी भी एंटर नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी भारत के 20 करोड़ मुसलमानों से नफरत करती है, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को प्रमोट करती है। अब कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री को जानबूझकर ऐसे टाइम पर क्यों रिलीज किया गया जब पूरी दुनिया की नजर भारत के ऊपर थी। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर साल 2002 के गुजरात दंगे नरेंद्र मोदी ने करवाए थे, तो फिर 1984 के सिख दंगे किसने करवाए थे, इसके ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। अगर आपने अनिल कपूर की नायक फिल्म देखी होगी तो उसमें एक सीन है जब फिल्म की शुरुआत में महाराष्ट्र में दंगे होते हैं तो पुलिस कमिश्नर अमरीश पुरी को यानी कि महाराष्ट्र के सीएम को कॉल करता है दंगों को रुकवाने के लिए, लेकिन सीएम साहब ने सिर्फ अपने फायदे के लिए दंगों को होने दिया, उसे रोकने की कोशिश नहीं की। सेम टू सेम यही चीज बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री हमारे देश की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ नेता नरेंद्र मोदी के ऊपर यह आरोप लगाते हैं कि उन्होंने साल 2002 के गुजरात दंगों को होने दिया, उसे रोकने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल नायक फिल्म के अमरीश पुरी वाला हाल है। हमारे देश में गुजरात दंगों के ऊपर बहुत हद से ज्यादा राजनीति हुई है। अगर नेटफ्लिक्स चाहे तो वो इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज भी बना सकता है, वो पक्का भारत में बहुत चलेगी, बस सरकार उसको बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की तरह बैन ना कर दे। देखिए अभी हाल ही में बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी जिसका नाम इंडिया द मोदी क्वेश्चन था। इस डॉक्यूमेंट्री के 2 पार्ट थे और वो दोनों ही पार्ट 1-1 घंटे लंबे थे और इसी के ऊपर बहुत ज्यादा बवाल हुआ। इस डॉक्यूमेंट्री का पहला पार्ट 17 जनवरी 2023 को यूके में रिलीज किया गया, जो कि साल 2002 के गुजरात दंगों के ऊपर बेस्ड था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे। और इस डॉक्यूमेंट्री में उनके ऊपर बहुत से सीरियस एलिगेशन लगाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि गुजरात दंगों में 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे और इसमें से मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स थे। इन दंगों की वजह से 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए। इस डॉक्यूमेंट्री के अकॉर्डिंग नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अपने फायदे के लिए गुजरात दंगों को होने दिया, उसे रोकने की कोशिश नहीं की। नरेंद्र मोदी ने पुलिस को अपना काम करने से रोका, जिसकी वजह से गुस्साई हिंदुओं की भीड़ ने सैकड़ों मुस्लिमों की हत्या कर दी। और ये सारी की सारी चीजें पुलिस की आंखों के सामने हुई और पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उन्हें ऊपर से कुछ न करने का ही ऑर्डर मिला था। इस तरह के सीरियस एलिगेशन इस डॉक्यूमेंट्री में नरेंद्र मोदी के ऊपर लगाए गए हैं। अब ये बात कहां तक सही है और कहां तक गलत है, हम वीडियो में आगे बात करेंगे। बीबीसी के अकॉर्डिंग साल 2002 के गुजरात दंगे भारत की आजादी के बाद से लेकर आज तक का सबसे बड़ा रिलीजियस वायलेंस था, जिसे गुजरात की सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी रोकने में पूरी तरह से असफल रहे। गुजरात दंगों के बाद यूएस ने नरेंद्र मोदी के ऊपर लाइफ टाइम के लिए बैन लगा दिया कि वो यूएस में कभी भी एंटर नहीं कर सकते, लेकिन साल 2014 में जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने तब यूएस ने अपने इस बैन को हटा लिया। अब आपको यह जानना है कि इस डॉक्यूमेंट्री को भारत में नहीं बल्कि यूके में 17 जनवरी को रिलीज किया गया था, और जब इस डॉक्यूमेंट्री की छोटी छोटी क्लिप्स और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी तब जाकर भारत के लोगों को इसके बारे में पता चला। देखिए इस डॉक्यूमेंट्री में नरेंद्र मोदी की इमेज को भारत के 20 करोड़ मुसलमानों के विरोधी के तौर पर दिखाया गया है, और हमारा विपक्ष इतने बड़े मुद्दे को कैसे छोड़ता। इसके बाद लोग इस डॉक्यूमेंट्री के लिंक को ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर करने लगे। जब ये बात सरकार को पता चली तो सरकार ने सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट्री का विरोध किया और इसे भारत के खिलाफ और एंटी इंडिया गार्बेज बताया। सरकार के इस ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद ये डॉक्यूमेंट्री भारत में और भी ज्यादा सर्कुलेट होने लगी, लोग इसे और भी ज्यादा देखने लगे और इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर ट्विटर के ऊपर ट्रेंड भी चलाए गए। इसके बाद भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री के वीडियो, क्लिप और लिंक्स को बैन कर दिया, और जिन यूट्यूब चैनल्स और जिन ट्विटर अकाउंट के ऊपर इस वीडियो को शेयर किया गया था उसे या तो ब्लॉक कर दिया गया या उसकी रीच को डाउन कर दिया गया। जब सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को पूरी तरह से बैन कर दिया, इसके बाद असली बवाल शुरू होता है। जिन लोगों ने इस डॉक्यूमेंट्री के वीडियो को पहले से ही डाउनलोड कर लिया था वो लोगों को बुला बुलाकर इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने लगे। जब जेएनयू में इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाया जा रहा था तब यूनिवर्सिटी की लाइट ही काट दी गई, और जहां जहां पर लोगों को और स्टूडेंट्स को बुला बुलाकर इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाया गया वहां पर छोटे मोटे दंगे और पत्थरबाजी भी हुई। भारत में इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर पूरी तरह से बैन लगाने के बावजूद भी बीबीसी ने
24 जनवरी को इस डॉक्यूमेंट्री का दूसरा पार्ट रिलीज कर दिया, वो भी यूके में किया गया। इस दूसरे पार्ट में साल 2019 के लोकसभा इलेक्शन के बाद की घटनाओं को हाईलाइट किया गया है, जैसे कि आर्टिकल 370, फार्मर प्रोटेस्ट, CAA, NRC और 2020 के दिल्ली दंगे। इन सब के अलावा बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री के दोनों ही पार्ट में एक चीज कॉमन है, वो है नरेंद्र मोदी की इमेज को मुस्लिम विरोधी दिखाना। नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी भारत के 20 करोड़ मुसलमानों से नफरत करती है, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को प्रमोट करती है और साल 2014 के लोकसभा इलेक्शन के बाद से भारत में मुसलमानों के अगेंस्ट दंगे बढ़ गए। ये सभी सीरियस एलिगेशन बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के ऊपर लगाए गए हैं। जब सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया, तो कुछ लोगों ने इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर से बैन हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। अगर ओवरऑल देखा जाए तो सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर बैन लगाकर इसे लोगों की नजर में ला दिया, और वैसे भी हमारी एक पुरानी हिस्ट्री रही है, जब भी सरकार किसी चीज के ऊपर बैन लगाती है तो लोग उसे जानबूझकर और भी ज्यादा देखते हैं। देखिए, अगर हम इस डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो जहां तक मैंने इसके बारे में पढ़ा है और जहां तक इसके ऊपर रिसर्च की है, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये सारी बातें हम पहले से ही जानते हैं। अब कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री को जानबूझकर ऐसे टाइम पर क्यों रिलीज किया गया जब पूरी दुनिया की नजर भारत के ऊपर थी। भारत इस समय पूरी दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो होने वाली इकोनॉमी है और 1 फरवरी को भारत का बजट भी लॉन्च होने वाला था, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर थी। लेकिन इस बजट से सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही इस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को जानबूझकर क्यों रिलीज किया गया? अगर आप ओवरऑल नोटिस करोगे तो ये तो अभी कुछ भी नहीं है। इस तरह की और भी डॉक्यूमेंट्री, सीक्रेट इंटरव्यूज, रिसर्च एंड रिपोर्ट और भी पब्लिश की जाएगी, ताकि ग्लोबल लेवल पर भारत की इमेज को खराब किया जा सके। क्योंकि भारत इसी साल सितंबर में G20 समिट और SCO समिट को होस्ट करने वाला है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर है। और साल 2024 में भारत में लोकसभा के इलेक्शन भी है, तो आप इस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का अंदाजा लगा सकते हो। बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री का कंक्लूजन गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी के ऊपर फैसला सुनाना नहीं है, बल्कि उनके ऊपर आरोप लगाना और सवाल पूछना है। अब कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जब SIT ने साल 2012 में गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी थी, जबकि उस टाइम पर UPA की सरकार थी, और जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भी नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दिया, क्योंकि मोदी के खिलाफ गुजरात दंगों में उनकी इन्वॉल्वमेंट को लेकर कोई भी सबूत नहीं मिले। तो क्या बीबीसी अपने आप को भारत के सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी संस्था मानती है? क्या बीबीसी को भारत की कानून व्यवस्था के ऊपर भरोसा नहीं है? कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर साल 2002 के गुजरात दंगे नरेंद्र मोदी ने करवाए थे, तो फिर 1984 के सिख दंगे किसने करवाए थे? इसके ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। देखिए, जो 1984 के सिख दंगे हुए थे, वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए थे, और इन दंगों में पूरे देश भर में 3500 प्लस सिख मारे गए थे। इन दंगों को किसने प्लान किया था और किसने करवाया था, आप गूगल पर एक सर्च करके पता कर सकते हैं। मैं यहाँ पर किसी का भी नाम नहीं लूंगा। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब ये दंगे हुए थे, तो राजीव गांधी ने कहा था कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती भी थोड़ी बहुत हिलती है। आप इस स्टेटमेंट को कैसे समझते हो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। इन सब के अलावा ब्रिटेन के कुछ सांसदों ने भी बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री का विरोध किया है और इसे इंडिया और मोदी के अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा बताया है, ताकि भारत और ब्रिटेन के रिश्तों को खराब किया जा सके। अब कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि बीबीसी को भारत के माइनॉरिटी मुस्लिम्स की तो बहुत चिंता है, लेकिन उन्हें खुद अपने देश यानी कि ब्रिटेन के माइनॉरिटी हिंदूज की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में जब भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था, तो इसकी वजह से ब्रिटेन में हिंदुओं के अगेंस्ट दंगे और हिंसा बढ़ गई थी। इसके ऊपर बीबीसी चुप क्यों है? ब्रिटेन के कुछ सांसदों ने बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में टेंशन पैदा करने वाला एक टूल बताया है, चाहे वो भारत के लोगों के लिए हो या फिर ब्रिटेन के लोगों के लिए। देखिए, इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर मेरा नजरिया ये है कि 20 साल 40 साल पुराने मुद्दों के ऊपर अभी झगड़ कर क्या फायदा, उससे किसी को क्या ही मिल जाएगा। और आपको क्या लगता है कि बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री की वजह से जो बीजेपी के सपोर्टर है वो बीजेपी को छोड़कर कहीं और भाग जाएंगे? आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? हमारे देश की पार्टियां सबसे पहले आपस में लड़ती हैं, फिर मीडिया उनकी लड़ाई को पूरा दिन टीवी पर दिखाता है, फिर उनकी लड़ाई की वजह से हम लोग आपस में लड़ते हैं और अपने मुद्दों को भूल जाते हैं। जब तक हम अपने मुद्दों के ऊपर बात नहीं करेंगे, उसे लेकर खड़े नहीं होंगे,
कोई भी हमारी बात नहीं सुनने वाला, चाहे वो आपकी कितनी ही सगी पार्टी क्यों ना हो। आप मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन में साल 2002 के गुजरात दंगों के आधार पर वोट डालोगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो फिर क्यों हम लोग 20 साल पुराने मुद्दों के ऊपर झगड़ रहे हैं? क्यों हम लोग बीजेपी और कांग्रेस के नाम पर लड़ते हैं? लास्ट में सिर्फ एक बात और बोलना चाहूंगा कि जब पति और पत्नी की लड़ाई होती है और उनके बीच में कोई तीसरा इंसान घुसता है तो सबसे ज्यादा उसी की पिटाई होती है। आप यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को पति पत्नी समझ लो और मुझे और अपने आप को वो बीच का इंसान समझ लो। जब तक हम लोग अपने मुद्दों पर एकजुट नहीं होंगे, इन दोनों की लड़ाई के बीच में हमारी पिटाई ऐसे ही होती रहेगी। धन्यवाद।